क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है वो, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है और उसमें एक से ज्यादा बार वृद्धि की गई हो और वो वृद्धि कैसी हो, प्रतिशत में हो, तब उसको कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 100, इसमें 2 बार वृद्धि की गई, एक बार 10% की और एक बार 20% की। वो आपको देगा कि क्रमशः वृद्धि की गई है या पहले 10% की गई है और बाद में 20% की गई है। तो क्या करना है इनमें आपको दोनों को जोड़कर 30 नहीं करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10 ये हुआ 20 ये हुआ, दोनों को जोड़ दिया और 30 हो गया और 30 का आपने प्रतिशत निकाल दिया, 130 आपका आंसर आ गया। ये गलत होगा। क्या करना है, पहले 100 का आपको 10% करना है और 10% क्या होता है, 110 होता है। अब जो 20% है वो आपको 110 का करना है, ना कि 100 का। और 110 का कैसे करना है, 110 कर दीजिए और इसका 120% कर दीजिए। 20% ज्यादा करने का मतलब है 120% करना, और इसका यहां से आंसर आएगा आपका 132। तो जो सही आंसर होगा 132 होगा, ना कि 130 होगा। मान लीजिए संख्या में कमी की गई हो, तब क्या करना है आपको। मान लीजिए 100 दे रखा है आपको और पहले इसमें 10% की कमी की जाती है और बाद में इसमें 20% की कमी की जाती है। तो अब भी ऐसे ही होगा, तो अब भी आपको जोड़ना नहीं है, तो अब भी आपको अलग अलग ही ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, 100 का 10% कमी करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा आपका। अब जो 20% कमी है वो किसकी करनी है आपको, 90 पे करनी है। 20% कम होने का मतलब है अब क्या बचेगा, 90 का 80% बचेगा। यहाँ पर 10% कमी की थी तो 100 का 90% बचा था और 90 पे करनी है 20% की कमी, तो अब जो वैल्यू आएगी वो 90 पर आएगी। 20% कम होने का मतलब है 80 रहना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 72। और अगर ये आप जोड़ देते पहले और फिर घटाते इसको तो यही वैल्यू आपकी कितनी आती, 70। ये जो प्रतिशत वृद्धि है, कमी है, ये कमी वृद्धि दोनों एक साथ भी हो सकती है। मान हो सकता है कि इसको जोड़ा जाए इसको घटाया जाए, वो कहेगा 10 की वृद्धि करनी है और 20 की कमी करनी है। एक दो से ज्यादा संख्या भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि प्रतिशत जो वृद्धि दी है हमने 2 बार दी है वो 3 बार या 4 बार भी हो सकती है। करना कैसे है, करना बिल्कुल ऐसे ही है आपको, और सीधा सीधा समझ लीजिए। मान लीजिए क्या करना है आपको, जैसे 100 है या कोई संख्या है इसकी जगह, मान लीजिए x है या कोई और संख्या है, 10% बढ़ाने का मतलब है इसी का आपको 110 करना है, 110% करना है। और वो आगे कहेगी 20% बढ़ाना है तो इसी का आपको 120% कहे करना है। और मान लीजिए कुछ और भी दे दे साथ में, वो कहते मान लो 15% घटाना है यहाँ पे, तो इसी का आप 85% कर दीजिए। तो जो भी होगा वो ऐसे ही होता जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। और सवाल में क्या है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर बाद में 30% की वृद्धि की जाती है। तो 2 बार वृद्धि हुई है, एक बार 5 हुई है, एक बार 30 हुई है। और मूल संख्या में जो परिवर्तन है वो आपको बताना है कि वृद्धि हुई क्या हुआ, वो बताना है आपको। मान लेते हैं संख्या क्या है, 100 है। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि पहला प्रतिशत निकालना आसान हो जाए। और पहला प्रतिशत क्या है, 5 निकालना है, तो 5 का कितना बन गया, 105 बन गया। फिर क्या करना है, 30% वृद्धि करनी। इसको कैसे करना है, 30 को क्या समझना है, 10 गुणा 3 समझना है। तो इसका निकालना है 10%। 10% निकालने का सीधा सा तरीका है, एक अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, संख्या क्या बनोगी, 10.5 हो गई है। 3 गुना करना है, इसका 3 गुना हमें पता है 30 होता है और इसका 3 गुना 1.5 होता है। तो ये क्या बन गया आपका, 31.5 बन गया। क्या बन गया, 31.5। और किस में जोड़ना है, 105 में जोड़ना है। आंसर क्या आ गया आपका, 136.5। तो कुल वृद्धि की क्या हो गई, 100 थी, 136.5 हो गई है। कितना बढ़ गई है, 36.5% की वृद्धि हो गई है। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। पहले जो संख्या थी उसमें 10 बढ़ाया गया और बाद में 10 किया गया, 10 घटाया गया।
और फिर से वो कह रहा उसमें 20% की वृद्धि करनी है। क्या बताना आपको? वृद्धि में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ वो बताना है। शुद्ध परिवर्तन का मतलब है मूल संख्या कितनी प्रभावित हो गई वो आपको बताना है। मान लीजिए संख्या क्या थी, 100 थी आपकी, इसमें क्या करना है, 10 बढ़ाना है, 10% वृद्धि करनी है। वैल्यू क्या आ गई आपकी, 110 आ गई। अब क्या करना है, 10% की कमी भी करनी है। अब वो 10% की जो कमी है कहां पर होगी, वो 10% की कमी जो है वो इस संख्या पर होगी, ना कि यहां पर। कमी करने का मतलब क्या है, इसका 90% बचेगा और 10% घटाने का मतलब दशमलव यहां लगाइए, इस अंक को घटा दीजिए सीधा से। वैल्यू कितनी आई, 99 आई। क्या किया हमने, 110 में से 11 घटा दिया। अब क्या करना है, हमें 20% की वृद्धि करना है वापस। और 20% कैसे ज्ञात करते हैं, 10 गुणा 2 करके। 10% इसका निकालेंगे, कितना आएगा, 9.9 आएगा। इसका दुगुना कर दीजिए, ये 9 का दुगुना करोगे तो 1.8 बनेगा, इस 9 का दुगुना करोगे तो 18 बनेगा। 18 कितना हो गया, 19, यानी कि 19.8 आपको बढ़ाना है। किसमें बढ़ाना है, 99 में बढ़ाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां से जोड़कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 118.8। क्या हो जाएगा, 118.8 हो जाएगा। तो शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ, शुद्ध परिवर्तन ये हुआ, शुद्ध वैल्यू जो क्या थी, मूल संख्या क्या थी, 100 थी, अब कितनी हो गई वो 118.8 हो गई है। यानी कि 18.8% की वृद्धि हो गई है शुद्ध रूप से, इसमें मूल संख्या में। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। तो पहले क्या है, 30% वृद्धि करनी है और बाद में जो वैल्यू आई उसका आपको 15% क्या करना है, कम करना है। यदि वो कर वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो आपको बतानी है। तो 2 वर्ष पहले क्या थी, 100 मान लेते हैं कि 100 थी, मान लीजिए जनसंख्या, क्योंकि एक ही संख्या की बात हो रही है तो 100 मान सकते हैं। क्या करना है इसको, इसमें 30% की वृद्धि करना है। क्यों, क्योंकि पहली वर्ष में 30% बढ़ी थी। तो कितना हो जाएगा ये, 130 हो गया। अब क्या करना है, 15% की कमी करना है। इस पे करना है, इस पे करना है। तो 15% क्या करना है, कम करना है। 15% कम करने का मतलब है 85% बची है। अब क्या बची है, 85%। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो इसको, और अगर चाहो तो क्या करना है, फिर से आप इसका 10% निकाल दीजिए। क्या आएगा, 13 आएगा। एक ही जीरो कम करना, पीछे के एक अंक घटाना है। और इसका फिर से आप इसका आधा भी कर दीजिए, कितना आएगा, 6.5। और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो वैल्यू कितनी आएगी, 19.5। और 19.5 कहां जोड़ेगा, कहां, हाँ, संख्या जो कम हो रही थी प्रतिशत, तो 130 में से घटा दीजिए आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 110.5। 110.5 अब आपकी जनसंख्या बचेगी। यहां से गुणा करोगे तो भी आपका यही आएगा। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या ये थी, वर्तमान में जनसंख्या ये हो गई। ये हमारे शर्त के हिसाब से है, जो हमने 100 माना उसके हिसाब से। और वो क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या तो 11,050 थी। इस बात का मतलब है हमारा 110.5 कितना, 110.5 सवाल के 11,050 के बराबर है। हमने जो 100 माना उसके हिसाब से जो हमारा 110.5 वर्तमान जनसंख्या आई, वो हमारी जनसंख्या इसके 11,050 के बराबर है। इस बात का मतलब है यदि हम एक कर दें, एक भाग निकालें कि हमारा एक भाग किसके बराबर है, तो किसके बराबर आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, इसकी वैल्यू आ गई 100। यानी कि हमारा एक भाग उसके 100 के बराबर है। जहां हमारा एक होगा वहां उसका 100 होगा। हमारी मूल जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। एक भाग 100 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 100 का और बड़ा हो जाएगा। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। यानी कि हमारी मूल जनसंख्या जो है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या जो है वो 10,000 होगी। अगला सवाल क्या है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। पहले उसी संख्या को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, फिर उसी संख्या को बढ़ा रहे हैं, और जो प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से कम है वो आपको बताना है।
उन्होंने दे रखा है कि प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 100 कम है। क्या बताना आपको? मूल संख्या बतानी है। मान लीजिए संख्या क्या है? 100 है। क्या करना है? 10% घटाना है, घटा दीजिए 10%। क्या आई वैल्यू? 90 आ गई वैल्यू। वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। आप क्या करना? 10% बढ़ाना भी है, तो क्या कर, इसको बढ़ाएंगे अब 10%। 10% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ेगा? सिर्फ 9 बढ़ेगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी अब 99। तो हमारी शर्त के अनुसार क्या होगा कि जो मूल संख्या 100 थी अब वो 99 बची है। कितने की कमी आ गई है? 1 की कमी आ गई है। किसकी कमी आ गई है? 1 की कमी आ गई है। उनमें कितने की कमी है? सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है कि 100 की कमी है। इस बात का मतलब है हमारा एक भाग जो है उसके 100 के बराबर है। हमारा एक भाग उसके 100 के बराबर है। और मूल संख्या क्या है? मूल संख्या है 100। तो 100 किसके बराबर होगा? 100 का गुणा कर दीजिए इसमें। वैल्यू क्या आ गई? 10,000। यानी कि जो मूल संख्या होनी थी वो क्या होनी थी? वो 10,000 होनी थी। सवाल क्या है? सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है। कोई व्यक्ति है सुरेंद्र, उसके पास एक कोई धनराशि है। वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को और शेष संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को देता है, और शेष जो धनराशि बच रही है वो एक ट्रस्ट को दे देता है। ट्रस्ट को 6 लाख रुपए संपत्ति दी है उसने। क्या कहा? यदि वो ट्रस्ट को 6 लाख रुपए संपत्ति देता है तो जो पुत्री को हिस्सा मिला है वो आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? 100 मान लीजिए, उसकी कुल संपत्ति क्या है? मान लीजिए 100 रुपए है। इसमें क्या करेंगे? रिलेशन बनाएंगे। ठीक है। क्या कहा उसने कि जो भी संपत्ति थी उसका 60% उन्होंने किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। यानी कि 100 में से 60 रुपए पहुंच गया पत्नी के पास। अब बाकी कितने बचे उसके पास? शेष कितने रह गए? 40 रह गए। 40 रह गए। और शेष संपत्ति जो रही है, शेष कितने रहे हमारे पास? 40 रहे। और शेष संपत्ति जो रही है उसका 75% उसने अपनी पुत्री को दिया। यानी कि जो 40 है उसका 75% उसने पुत्री को दिया, और बाकी का जो 25 बचा है वो किसको दिया? ट्रस्ट को दिया। ये सब पुत्री के पास जाएगा, ये ट्रस्ट के पास जाएगा। तो 75% करने का मतलब क्या है? किसी संख्या का 3/4 करना, और 25% का मतलब है किसी संख्या का 1/4 करना। इसका मतलब है 40 का क्या कर देते हैं हम? चौथा ही निकाल लेते हैं। 40 का 1/4 कर देते हैं, वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। तो ट्रस्ट के पास 10 रुपए चले गए, और इसके पास कितने आ गए? 30 रुपए आ गए। 10 का गुणा किसमें करना? 3 में करना है। पुत्री के पास कितने रुपए आ गए? 30 रुपए आ गए। और ट्रस्ट के पास कितने गए? 10 रुपए गए। कब? जब व्यक्ति की संपत्ति 100 रुपए थी। ट्रस्ट को दिए किसने? वास्तव रूप में कितने दिए उसने? 6 लाख रुपए दिए हैं। इस बात का मतलब है हमारा 10 रुपए जो है सवाल के हिसाब से 6 लाख रुपए के बराबर है। 6 लाख रुपए के बराबर है। और वैल्यू किसकी निकाल ली हमें? 30 रुपए की। क्यों? क्योंकि पुत्री को 30 रुपए मिले हैं। इस बात का मतलब है कि पुत्री को कुल मिलाकर 18 लाख रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं? 18 लाख रुपए मिले हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में दे रहा है, 40% घरेलू खर्च और राशन में जा रहा है उसका पैसा, और शेष का 50% कहाँ जा रहा है? बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर। यदि वो कह उसकी मासिक बचत 3800 रुपए है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर जो उसने खर्च किया है वो आपको बताना है। यहां जरा देखिए, उसने कहा शेष का 50%, यानी कि जो भी धनराशि बच रही है बाद में। कब बाद में? जब आपने किराया दे दिया घर का और आपने घर का राशन निकाल लिया, उसके बाद जो धनराशि बच रही है उसका आधा, 50% का क्या मतलब है? 50% का मतलब है आधा। उसका आधा जा रहा है शिक्षा पर, और फिर बचेगा कितना? बचेगा भी आधा, और आधा जा रहा है, आधा क्या कर रहा है? वो बचा ले रहा है। बचे की वैल्यू दी है 3800 रुपए, और ये बचत और शिक्षा पर जाने वाला खर्च बराबर ही तो है। क्यों? 50% ये है तो 50 वो हुआ, आधा ही आधा है। इस बात का मतलब है आंसर जो है हमारा 3800 आने वाला है।
इस सवाल को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आंसर तो हमारा 3800 ही आने वाला है, फिर भी करके देख लेते हैं कि करना कैसे है। मान लीजिए उसकी जो मासिक आय 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से उसने कुछ खर्च किए। कैसे खर्च किए उसने कि 22% धन राशि तो उसने घर के किराए में लगा दी, यानी कि 100 में से 22 रुपए तो दे दिया उसने किराए में दे दिए 22 रुपए, और 44 रुपए अभी शेष नहीं है, शेष की बात नहीं आई है। ये जो 44% है और 22% है, कहां से कटने वाला है? इसी 100 में से कटने वाला, मासिक में से कटने वाला है, आय में से कटने वाला है। तो राशन पे कितने दे दिए उसने? 40 दे दिए, तो 100 में से 40 का चला गया राशन। अब शेष अमाउंट कितना बचा उसके पास? कितना चला गया? 62 चला गया। 100 उसकी आय थी, कितने बच रहा है उसके पास? 38 रुपए बच रहे हैं। ये क्या है? शेष रुपए है, शेष रुपए है। और 38 में से ही उसने 50% यानी कि आधे रुपए शिक्षा पर लगा दिए। किस पर लगा दिए? शिक्षा और अन्य मदों पर। और ये जो बचेगा यहाँ पर क्या होगी? जो भी रुपए बचेगा वो बचत होगा। 50% आधा क्यों है? क्योंकि 50/100 कर दीजिए आप। 50% चाहे 1/2 बात एक ही है। इसका मतलब है 38 में से 19 रुपए उसने शिक्षा पर दिए और 19 रुपए उसने बचा लिए। ये कब की बात है? ये तब की बात है तब उसके पास 100 रुपए की आमदनी थी, जिसमें से उसने 22 रुपए किराए पर दे दिए, 40 रुपए का राशन ले लिया, 19 रुपए शिक्षा में लगा दिया और 19 रुपए बचा लिए। पर हमारे सवाल में क्या है? हमारे सवाल में है कि उसने 3800 रुपए बचा है। कितने बचा है? 3800 रुपए बचा है। इस बात का मतलब है हमारे 19 रुपए उसके 3800 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? उसके 3800 रुपए के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा 1 रुपया उसके कितने रुपए के बराबर होंगे? उसके 200 रुपए के बराबर होंगे। उसके 200 रुपए के बराबर होंगे। आप जो चाहे आप वैल्यू निकाल लीजिए। अगर शिक्षा का निकालना है तो 19 ही हुआ, 19 का वापस निकालोगे तो 3800 आएगा। एक की जगह फिर 19 लोगे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको, वापस वही आएगा। मान लीजिए वो राशन पे पूछ लेता आपसे कि राशन पे कितना खर्च किया, तो क्या करना था आपको? इसी 200 में राशन के भाग का गुणा कर देते, कितना आ जाता? 8000 रुपए आ जाता। मान लीजिए वो क्या किराए पे पूछ लेता तो क्या करते? इसी 200 में 22 का गुणा कर देते, तो किराए पर जो खर्च हुआ वो आ जाता। मान लीजिए शेष धनराशि पूछ लेता, इन दोनों को मिलाकर पूछ लेता, तो कितने हुए? 38 हुए, तो 38 का गुणा कर देते। सीधी सी बात है, हमें क्या करना है? 100 में एक समीकरण बनाना है, और समीकरण किनमें बनेगा? जिनमें प्रतिशत में संबंध दिया होगा। संबंध कैसे दिया होगा? प्रतिशत में, जोड़ घटा के नहीं होगा। जोड़ घटा के संबंध नहीं बनेगा, जो प्रतिशत में संबंध होगा वही आपका बनेगा। और एक संबंध बना लेना है, फिर जो भी वास्तविक वैल्यू दी है सवाल में, उसकी तुलना हमें अपने सवाल के हिसाब से करना है। और इस प्रकार के सवालों में रिलेशन बनाने से क्या होता है? सवाल थोड़ा आसान बन जाता है। 3 व्यापारी ए, बी व सी, 3 एक जैसी प्रत्येक वस्तु पर 2000 रुपए मूल अंकित करते हैं। 3 व्यापारी हैं जो किसी वस्तु को बेच रहे हैं, और तीनों वस्तुएं कैसी हैं? बिल्कुल एक जैसी हैं, और तीनों पर उन्होंने 2000 रुपए मूल लिख रखा है। तीनों व्यापारी इन वस्तुओं को क्रमशः 2 लगातार छूटों 30% व 30%, यानी कि जो ए व्यापारी है वो अपनी वस्तु पर 2 छूटें दे रहा है लगातार, पहली 30 और दूसरी भी 30। दूसरा व्यक्ति जो है बी, वो 40 व 20 दे रहा है, और अंतिम व्यक्ति जो सी है वो 50 व 10 की छूट दे रहा है। किसने वस्तु को सबसे महंगा बेचा वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे? मान लीजिए 3 है आपके पास, ए, बी और सी। तीनों की वस्तुओं का मूल 100 रुपए मान लीजिए। 2000 रुपए क्या है, कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, कठिन रहेगा, तो 100 मान लेते हैं, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। क्या करना है? इसने 2 लगातार छूटें दी, एक 30% और दूसरी भी 30% की। इसने भी 2 छूटें दी, पहली 40% और दूसरी 20% की। इसने भी 2 छूटें दी, पहली 50% और दूसरी 10% की। जब इसने 30% की पहली छूट दी तो वो किस पे दी? 100 पे दी, यानी कि वस्तु होनी चाहिए 70 की। अब
और दूसरी छूट जो दी वो किस पे देगा, वो 70 पे देगा। और इसका 30% क्या होगा, 30 को क्या करेंगे 3 गुणा 10, 10% इसका निकालिए तो कितना आएगा 7, और 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आया 21 आया। 21 आया, किस में से घटेगा 70 में से घटेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 49 आ जाएगी आपकी। यानी कि जो 100 रुपए की वस्तु जो थी एक के पास, वो अब वो 49 रुपए की बेचेगा। ऐसी सेम कहानी यहां है, 40% में कितना हुआ 60 की हो गई, और 20% और घटाना है, यानी कि 12 और माइनस करना है इसमें से, कितना हुआ 48 हो गया। सेम कहानी यहां है, 50% की छूट पे पहुंचा 50, और 10% की और छूट देना है तो कहां आ गया 45। तो इसने 100 रुपए की चीज 45 में बेची, इसने 100 की चीज 48 में बेची, इसने 100 की चीज 49 में बेची। तो सबसे महंगी किसने बेची, आपकी ए ने बेची। इस कॉन्सेप्ट का अंतिम सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, शेष का 2x% यातायात पर, शेष का 3x% अन्य भुगतानों पर एवं 4x% ऋण भुगतानों पर खर्च करता है। ये भी शेष का ही 4x% है आपका। शेष का 4x% जो है वो अन्य भुगतानों पर खर्च करता है। यदि x बराबर 10 है तो इन खर्चों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, कम से ज्यादा। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। इस बात का क्या मतलब है, ये आपकी 10 है, ये आपकी 20 है, 2 गुणा 10 हो जाएगा, ये आपकी 30 है, और ये आपकी 40 है। आय को मान लेते हैं, आय क्या है 100 रुपए आय है। क्या करना है, इसमें से कुछ भोजन पर खर्च हुआ, उसका जो वैल्यू बची उसमें से इसका पहले हुआ 10% भोजन पर खर्च, जो वैल्यू बची उसका 20% इसने यातायात पर खर्च किया, यातायात पर खर्च किया, और जो वैल्यू आई उसका 30% किस पे खर्च किया उसने, अन्य ऋण पर खर्च किया है। ये क्या है, अपने अन्य ऋण है, अन्य भुगतान है, अन्य भुगतान है। और ये जो वैल्यू आई इसका 40% उसने किस पे खर्च किया है, इसका 40% उसने ऋण भुगतान पे किया है। किस पर, ऋण भुगतान। कुछ इस तरीके से कुछ हमें करना है, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि कैसे निकालनी है। 100 का 10% कितना आया, 10 आया, कितना बचा 90 बचा आपके पास। तो 10 रुपए 100 यदि उसकी आय है तो उसमें से 10 रुपए उसने भोजन पर खर्च कर दिए, कितने बचे 90 बचे। 90 का 20% कहां किया खर्च, यातायात पे, कितना हुआ 18 हुआ। 90 में से 18 रुपए यातायात पे खर्च कर दिए, बचे कितने उसके पास 72 बचे। 90 में से 18 घटा दीजिए, ये जो अमाउंट बचा इसमें से 30% कहां खर्च किए, अन्य भुगतानों पर। 30% क्या है इसका, दशमलव यहां लगेगा, 3 का गुणा होगा, क्या 21.6 आया। यानी कि 21.6 जो है कहां किया उसने, अन्य भुगतानों पर खर्च किया ही। तो रह कितना गया, बचा कितना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचा 50.4। ये जो अमाउंट है, ये जो बचा हुआ है, इसका 40% उसने कहा किया, ऋण भुगतानों पर। और 40% कैसे ज्ञात करेंगे, 4 गुणा 10 समझिए, और 10 निकालने का मतलब है दशमलव एक अंक पहले शिफ्ट होगा, वैल्यू क्या हो गई, और 0.04, 4 का आप गुणा कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ गई 20.16 रुपए। क्या मतलब हुआ कि 100 रुपए यदि आए हैं तो उसमें से 10 रुपए उसने भोजन पर खर्च किए, 18 रुपए उसने यातायात पर खर्च किए, 21.6 रुपए उसने अन्य भुगतानों पर खर्च किए, और 20.16 रुपए उसने ऋण भुगतानों पर खर्च किए। क्या करना था, आरोही क्रम में लिखना था, बढ़ती हुई क्रम में लिखना था। तो सबसे कम किस पे किया, भोजन पे, इसके बाद यातायात का नंबर आएगा, इसके बाद ऋण भुगतानों का नंबर आएगा, और इसके बाद आपके अन्य भुगतानों का नंबर आएगा।